नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स। यहाँ पर हम आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग आपको एमसीक्यूज़ भी कराते चलेंगे। हर कॉन्सेप्ट के बाद एक एमसीक्यू आएगा और हर लेक्चर के अंतिम में आपको कुछ एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे ज्योग्राफी के। साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो हमारे डेवलप हो जाए। किसी भी तरह का सवाल आपको यूपीएससी में पूछा जाए, आप उसको सॉल्व कर लें। पर्पस हमारा होगा कि आपके मार्क्स 120 प्लस 130 प्लस आएँ, ताकि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के तुरंत बाद मेंस की तैयारी पर लग जाएं बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए। ठीक है, जो टाइम गैप है उसका पूरी तरह से उपयोग करें और अच्छे से आप मेंस क्वालिफाई करके रैंक सिक्योर करें। जो पूरा क्रैश कोर्स है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मैं पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सीसैट, सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम की आईडी है वो प्रेप आईएएस ही है, उसको भी देख सकते हैं आप सारे वीडियोस के अपडेट के लिए, सारे पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन कौन सा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये तीनों के तीनों थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। बेसिक्स हैं, यहीं से आपके जो सवाल हैं हाई लेवल के वो फ्रेम होते हैं, बनते हैं। वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो उसके बाद जो पनडुब्बियाँ हैं उन सब का इस्तेमाल शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो उसके पहले हम लोग ये मानते थे कि जो समुद्र का जो तली है वो एकदम प्लेन होगा, मगर जब हम समुद्र के नीचे गए पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए, जो जहाज़ डूब गए थे उन्हें ढूंढने के लिए, तो हमने देखा कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारी फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे कि कई सारे माउंटेन्स हैं, मिड ओशनिक रिज हैं अंदर में, हमें वहाँ पर ट्रेंच दिखाई दिया। तो आखिर इतना ज़्यादा विविधता हमें कैसे देखने को मिलता है? आखिर समुद्र का जो प्लेन है, मतलब जो सरफेस है, वो प्लेन क्यों नहीं है? पूरा पूरा मैदान क्यों नहीं है? अंदर माउंटेन कहाँ से आ गया? ट्रेंच कैसे बन गया? ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्लेट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, सब बात हम लोग करेंगे विस्तार से। ठीक है, टेक्टोनिक्स क्या होता है? टेक्टोनिक्स जो है वो उन फोर्सेस का स्टडी है, उन प्रोसेस का स्टडी है जिसके कारण से हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलता है, वो इवॉल्व होता है समय के साथ। क्लियर है? जो फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट को चेंज करती हैं उनका अध्ययन, उनका स्टडी टेक्टोनिक्स कहलाता है। 5 हमारे यहाँ मेन जो थ्योरी हैं वो ये हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये क्या बोलता है? जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एशिया कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो ये जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरा है पोल वॉन्डरिंग थ्योरी। ये क्या होता है? यहाँ पर पहले वाले में क्या था? कॉन्टिनेंट का मूवमेंट। इस वाले में क्या है? अर्थ का जो क्रस्ट है और जो अपर मेटल है, मतलब कि जो लिथोस्फेयर है ना, लिथोस्फेयर यही तो होता है कि क्रस्ट और मेटल का अपर पोर्शन दोनों को मिला के हम लोग उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। तो अगर उसका मूवमेंट हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं पोल वॉन्डरिंग। तीसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। यहाँ पर जो ओशियनिक प्लेट हैं वो मूव करती हैं एक दूसरे के रिलेटिव में। समझ गए बात? मतलब कि जो प्लेट होती है ना, प्लेट एक दूसरे के रिलेटिव मूव करता है, उसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्लियर बात है? प्लेट टेक्टोनिक्स वही सब बातें, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसका मूवमेंट है। तो ये 5 मेन थ्योरी है और इसमें से मेन हमें पढ़ना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है ना। कन्वेक्शन करंट जो थ्योरी है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं और इसी को यूज़ करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। समझ के बात?
कन्वेक्शन करंट थ्योरी को इस्तेमाल करके हम लोग सी फ्लक्स थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और इसको यूज़ करके हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1922 में। ठीक है, वर्ल्ड वार वन के बाद दिया था ये थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक बड़ा लैंडमास था, उसका नाम था पैंजिया। इसको घेरे हुए था एक बड़ा समुद्र जिसका नाम था पैंथलाजा। पहले में कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ ही थे। ये कहता है अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये पूरा जो कॉन्टिनेंट का ग्रुप है ये कहलाता है पैंजिया, और इस कॉन्टिनेंट को जो सराउंड करता है पानी उसको हम कहते हैं पैंथलाजा। बाद में हुआ क्या, बाद में धीरे धीरे अलग अलग फोर्सेस के प्रभाव के कारण ये जो कॉन्टिनेंट है वो बीच से टूट गया। कॉन्टिनेंट बीच से टूट गया और बीच में ये बना आपका जो सी है ना, उसको हम कहते हैं तेथिस सी। TETHYS, TETHYS, तेथिस सी कहते हैं इसको। किसको कहते हैं सर? इसको कहते हैं जो बीच में है ना, उस समुद्र को हम लोग कहते हैं तेथिस सी। जो पार्ट टूट करके ऊपर गया उसको हम कहते हैं लॉरेशिया, और जो पार्ट टूट करके नीचे गया उसको हम कहते हैं गोंडवाना। क्या कहते हैं? गोंडवाना कहते हैं उसको। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर यूपीएससी आपको किनारे ले जा करके पूछे कि ये बताओ जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट था, गोंडवाना का कि लॉरेशिया का, आप चुपके से कंधे पर हाथ रखिएगा और कहिएगा कि सर ये गोंडवाना का पार्ट था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना ये गोंडवाना का पार्ट था। किसका पार्ट था? ये गोंडवाना का पार्ट था। क्लियर बात? अब देखो यहाँ पर अब दो भागों में जब बट गया तो ये दोनों भाग के जो कॉन्टिनेंट है वो दोबारा अलग अलग हुए, एक दूसरे से दूर जाते गए, और अब जो स्थिति है उस स्थिति पर आ गए। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, उसके नीचे साउथ अमेरिका है, उसके बाजू में अफ्रीका है, उसके ऊपर यूरोप, उसके पूरब में एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। इस तरह का जो कन्फिग्रेशन है वो बना। समझ गए? इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या कहता है? एक लैंडमास था पैंजिया और उसको घेरे हुए था पैंथलाजा। ये जो पैंजिया है वो टूट करके दो कॉन्टिनेंट ग्रुप में बट गया। पैंजिया क्या बन गया? दो ग्रुप में बट गया। पहला बन गया लॉरेशिया, दूसरा बन गया आपका गोंडवाना। ठीक है, और ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना है ये भी टूट टूट करके हमारे आज के महाद्वीपों में कन्वर्ट हो गए। इतना ही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब जब अल्फ्रेड वेगनर ने इतना बोल दिया तो लोगों के मन में कौतूहल पहुंचा। उन्होंने पूछना शुरू किया कि चाचा ये बताओ 225 मिलियन ईयर एगो तुमने कहा कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, तो उसके पहले क्यों नहीं टूटना शुरू हुआ? आखिर क्या कारण है कि 225 मिलियन साल पहले ही टूटना शुरू हुआ? उसके पहले भी तो भाइयों में बंटवारा हो सकता था। और तो आखिर क्या कारण है कि इसमें टूटना शुरू हुआ? प्लस ये जो कॉन्टिनेंट टूटे, एक दूसरे से दूर गए, तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? अपने आप तो मूव करेगा नहीं जो हमारे प्लेट है वो, ये जो कॉन्टिनेंट है वो। ध्यान सुनिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर पूछे तो प्लेट टेक्टोनिक का नाम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है सर? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काफ़ी बाद में आई थी। समझ के बात? हाँ, जब आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछा जाए तो आप क्वांटम मैकेनिक्स का नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कई साल बाद आया था न्यूटन के। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर ये बातें हैं। जिस तरह से आप वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये मेंशन नहीं करेंगे कि भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका 1990s में आया था, वर्ल्ड वॉर तो काफ़ी पहले ही हो गया था। तो ये ड्यूरेशन का गैप है। ठीक है ना? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करते टाइम
आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग को नहीं डिस्कस करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक का जिक्र नहीं करेंगे। आप क्या जिक्र करेंगे? केवल कॉन्टिनेंट का। केवल कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है यहाँ पर। दोनों को मिक्स मत करना, नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलो अब आती है बात कि सर भारत कैसे मूव किया। भारत नीचे से साउथ से नॉर्थ की ओर आया और ये डुम से टकराया जा करके यूरेशियन प्लेट से। जैसे ही भारतीय सब कॉन्टिनेंट जाकर टकराता है, यहाँ पर पूरा हिमालय का निर्माण होता है। क्या होता है निर्माण? हिमालय का निर्माण होता है। ये बन गया आपका पूर्वांचल माउंटेन, ये आपका बन गया हिमालय, है ना। ये आपका बन गया वो रेंज जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका निर्माण हुआ। एक काम और हुआ, यहाँ पर से भारत ऊंचा हो गया, ये पार्ट नीचे हो गया, ये पार्ट नीचे हो गया, मतलब कि इस तरह से बन गया, है ना। ये नहीं, इस तरह से बन गया। तो हुआ क्या, जो नदियाँ यहाँ से वेस्टर्न घाट से निकली वो चले जाती हैं ईस्ट की तरफ, जाकर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, और जो नदियाँ वेस्टर्न घाट के वेस्ट से निकलती हैं वो जाकर गिरती हैं अरेबियन सी में। इसी कारण से मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो भारत की हैं वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। क्यों सर? क्योंकि हमारा ढाल इस साइड का है। जिस तरह का ढाल रहेगा, जिस तरह का स्लोप रहेगा, उसी तरफ नदियाँ गिरेंगी ना, नदियों का बहाव उसी तरह होगा ना। हाँ, तो ये बातें हो गई कि मूवमेंट कैसा था भारत का। अब मैंने क्या बताया, लोगों ने क्या सवाल पूछा था कि जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसके पीछे जिम्मेदार फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, वेगनर ने कहा कि ग्रेविटी तो है ही चाचा, जो ग्रेविटी है वो तो है ही, इसके अलावा जो पोल फ्लीइंग फोर्स है, बायोनेंसी है, टाइडल फोर्स हैं, ये सब भी जिम्मेदार हैं। क्लियर बात है। बायोनेंसी क्या होता है? बायोनेंस अगर आपने क्लास 12th खुद से पास किया होगा तो आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, साइंस वाले फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा बुयानेंट फोर्स। आपको पता है कि जहाज जब समुद्र में तैरता है तो उसका कुछ पोर्शन पानी के भीतर डूबा हुआ रहता है और बाकी पोर्शन ऊपर रहता है जहाज का, है ना। तो पानी, जल जो है वो जितना फोर्स लगाता है जहाज के ऊपर उसको तैराने के लिए, उसको फ्लोट रखने के लिए, उसको हम कहते हैं बुयानेंसी फोर्स। ठीक है, अगर ये फोर्स कम रहा, अगर दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, देन व्हाट विल हैपन? द बॉडी विल सिंक। फॉर एग्जाम्पल पारा, मरकरी, इसको तुम तैराओगे ना तो नहीं तैरेगा ऊपर पानी में, जाकर वो नीचे डूब जाएगा। क्यों सर? क्योंकि पानी जो है ना वो उतना फोर्स लगा ही नहीं पाता पारा पर कि उसको तैरा दे। वैसे ही लोहा, कोई भी आप लीजिए उसको, हाँ अगर उसे का आप पट्टी बना दें ऐसा, ठीक है ना, एकदम डेंसिटी हल्का कर दें, तो डेंसिटी हल्का मतलब क्या, दूसरा मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। टाइडल फोर्स, ये सब फोर्स जिम्मेदार थे। अच्छा सवाल सुना ध्यान से, यूपीएससी वाला सवाल पूछेगा इस तरह से कि अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग विच फोर्सेस वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग के लिए कौन से फोर्सेस जिम्मेदार थे निम्नलिखित में से? बता दोगे अब? ठीक है, चलो एक बात और यहां पर देखना, एक चीज है टाइडल करंट। ठीक है, टाइडल करंट जो होता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर लगता है। टाइडल करंट एक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर लगता है। क्लियर बात है। इसी कारण से हमारे जो इक्वेटोरियल करंट होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं। क्या जाते हैं? वो ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रैवल करते हैं। कॉन्टिनेंटल करंट ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रैवल करते हैं। इसके बीच में एक काउंटर करंट होता है, इसको हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये करंट प्रशांत महासागर के अलावा इंडियन ओशियन में भी देखने को मिलता है। ध्यान सुनिएगा, पैसिफिक के अलावा जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। क्या?
काउंटर इक्वेटोरियल करंट। यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है कि व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये आप सॉल्व करते जाएंगे और जहां तक हो पाएगा हम कराते जाएंगे आपको इस वीडियो में। ठीक है, चलो अगला, क्या क्या एविडेंस है इस थ्योरी के सपोर्ट में। पहला तो हो गया कि कौन कौन से बल जिम्मेदार है, कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। एविडेंस क्या है कि ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं। तो कई सारे एविडेंस दिए जाते हैं, मेन है 4। यहाँ पर तो मैंने आपको 7 दे दिया है। 7 तो याद ना रहे तो कम से कम 4 तो आप लिख करके आएंगे ही आएंगे। 4 आप कम से कम लिख करके आएंगे। पहला है आपका डिपोजिशन ऑफ फॉसिल, ठीक है। दूसरा है रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। फिर आपका आता है प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट, ये सब। ठीक है, देखते हैं क्या करके। जो फिजिकल फीचर है वो हमको सेम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सारे कॉन्टिनेंट को एक साथ मिलाएंगे तो सभी जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका जा करके अफ्रीका में यहाँ पर घुस जाएगा। उसी तरह से अंटार्कटिका, इंडिया, अरेबिया को जब मिलाएंगे तो इस तरह से सब आपका जा करके पैक हो जाएगा। तो ये देख के लगता है कि पहले शायद साथ में एक ही साथ होंगे और बाद में ये अलग हुआ होगा। ठीक है, तो सभी कॉन्टिनेंट का आपस में आकर के पैक हो जाना ये प्रूफ है कि हाँ वो साथ में, पहले सब साथ में ही थे, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद में जाकर के वो अलग अलग हुए। जैसे कि इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, मेडागास्कर है, अफ्रीका है, ये तीनों जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। वैसे ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, और आपका जो यूरोप है और अफ्रीका है वो दोनों जुड़ा हुआ प्रतीत होता है पहले। तो पहला तो ये हो गया कि जब सटाएंगे जो जिगजैग वाला है ना, सब आपका एक साथ आ जाएगा। अब कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ लोगों ने कहा कि यार तुमने दूसरे ऑप्शन तो देखे ही नहीं, हो सकता है कि बाकी जैसे कि जो अरेंज करने वाला है ना वो सफिशिएंट रीज़न नहीं लगा उनको। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सेट तो गया मगर बहुत सा है जो अलग अलग है। तो ये उनका एक मेन क्रिटिसिज्म था। फिर उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि ये जो आपके फोर्सेस हैं, जैसे कि ग्रेविटी है, बोनेंसी फोर्स है, टाइडल फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत ही कमज़ोर फोर्सेस हैं। उतना कमज़ोर फोर्स इतने बड़े कॉन्टिनेंट को कैसे मूव कर सकता है। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि अगर ये फोर्स लंबे समय तक लगें तो मूव कर सकते हैं उसको, मगर फिर भी ये लोग उतने इम्प्रेस नहीं हुए। इसीलिए ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको नकार दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो पहला एविडेंस तो ये हो गया। एक और एविडेंस दिया जाता है बोटेनिकल एविडेंस। ये कहा जाता है कि जो जीव अफ्रीका में पाए जाते थे वही जीव हमको मिलता है इंडिया में भी। अब चूंकि इंडिया और अफ्रीका इतना दूर दूर है, अभी बीच में अरब सागर भी आता है, तो पहले सटा हुआ होगा तभी ना जीव जो है वो भारत से अफ्रीका में जाता होगा, तैर के तो पार करेगा नहीं। जो जीव यहाँ मिलता है वही जीव हमको मिलता है देखने को अफ्रीका में। क्यों मिलता है? पहले सटा हुआ होगा तभी आवाजाही होती होगी इन जीवों की, बाद में जब अलग अलग हो गया तो दूर चले गए। ठीक है, जैसे कि कई सारे जो आपके वनस्पतियां हैं वो अफगानिस्तान, ईरान और साइबेरिया में देखने को मिलते हैं सेम तरह का। अगला ये दिया गया कि फॉसिल, सेम चीज़, जब ये पशु मरेंगे, दफन हो जाएंगे, तो जो जीव हमको देखने को मिलता है इंडिया में उसका जो फॉसिल है वो मिलता है अफ्रीका से। ठीक है, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशियन, पत्थर जो उम्र का मिलता है यहाँ पर अफ्रीका में, उसी उम्र का पत्थर हमको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में। तो पक्की बात है कि दोनों पहले आपस में जुड़े हुए होंगे, तभी तो एक ही उम्र के पत्थर मिलते हैं आपस में। मेले में दो जुड़वा भाई खो जाते हैं,
आपने पुरानी मूवी अगर देखी होगी तो वहाँ पर दिखाते हैं ऐसा, दो भाई खो गए, अलग अलग बढ़े, खाए पिए, बड़ा हो गए हीरो, एक बन गया धर्मेंद्र, एक बन गया अमिताभ बच्चन। एक बार वो दोनों मिलते हैं कहीं जा कर के, खूब लड़ाई हो रही होती है। एक भाई ने देखा दूसरे भाई के गले का ताबीज़, पहचान लिया, अरे सेम ताबीज़ मेरे पास ही भी है। क्या बोलेगा कि हो सकता है कि हम लोग आपस में रिलेटेड हों। तब पता चलता है कि अरे दोनों तो सगे भाई थे, दोनों के पास सेम ताबीज़ जो मम्मी ने दिया था। वही बात यहाँ पर भी है, दोनों के पास सेम जीव का फॉसिल है, और यही फॉसिल जो है ना वो दिखाता है कि दोनों कॉन्टिनेंट किस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। टिलाइट डिपॉजिट, टिलाइट का मतलब ये होता है कि जो आपके मिट्टियाँ, जो आपके रॉक ग्लेशियर के नीचे थे, वो उसको हम कहते हैं टिलाइट डिपॉजिट। ये जो डिपॉजिट हैं, सेम डिपॉजिट हमको देखने को मिलता है इंडिया में। यही डिपॉजिट का अगला पार्ट हमको मिलता है अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर में और अंटार्कटिका में। जो ये दिखाता है, प्रूव करता है कि ये चारों पांचों पार्ट जो है ना वो पहले जुड़े हुए थे एक दूसरे से, तभी तो सेम मिट्टी पांचों जगह मिलती है। ठीक है ना। वैसे ही जो आपके प्लेसर डिपॉजिट हैं वो भी देखने को मिलते हैं अलग, जैसे कि घाना और ब्राज़ील, दोनों जगह पर सेम तरह के डिपॉजिट देखने को मिलती हैं, और दोनों जो है ना वो एक दूसरे से एकदम आमने सामने हैं। एक आपका है साउथ अमेरिका में, एक आपका अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन से फोर्सेस जिम्मेदार हैं, ध्यान सुनना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ लिया, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस आपने पढ़ लिया, एविडेंसेस पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे इसके ड्रॉबैक्स, मतलब कि क्या क्या कमियां थी इस थ्योरी में जिसके कारण इसको दरकिनार कर दिया गया। आपको मैंने पहले ही बताया कि आखिर क्या कारण है कि ये जो ड्रिफ्ट है वो मेसोजोइक एरा में ही शुरू हुआ, इसके पहले शुरू क्यों नहीं हुआ, उसके पहले क्यों नहीं शुरू हुआ। यहां पर ओशियन को कंसिडर नहीं किया जाता। दूसरा, यहां पर केवल कॉन्टिनेंट को कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में केवल कॉन्टिनेंट को कंसिडर करते हैं, ओशियन को नहीं करते। दूसरा, यहां पर जो मेन चीज है वो एजम्पशन है, हमने सब कुछ मान लिया है, मान लिया कि ये हुआ होगा, मान लिया कि वो हुआ होगा। तो यहां पर फैक्ट पर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। अगला ये कहा गया कि जो बायनेंसी है, टाइडल करंट है, ग्रेविटी है, ये सभी वीक फोर्स हैं। इतना वीक फोर्स पूरा कॉन्टिनेंट को मूव कर दे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके ड्रॉबैक हैं। क्लियर है। चलो अब कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल मैंने दिया है आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इट इज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड वैगनर, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। सम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास सराउंडेड बाय अ मेगा ओशियन, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पैंजिया, जो ओशियन था उसका नाम था पैंथलाजा। पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तीनों बातें यहां पर सही हैं। तो क्या आंसर हो गया जी, डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। 1, 2, 3 मार करके आप लोग खुश हो रहे होंगे। बात यहां पर यह है कि आपको वर्डिंग पर ध्यान देना है, जो शब्द हैं किस तरह के लिखे गए हैं। सम ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कुछ ही थे क्या, नहीं, सारे कॉन्टिनेंट, ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट, सभी कॉन्टिनेंट मिल करके एक सिंगल पैंजिया बनाया था। तो आपका दूसरा गलत है, सम नहीं होगा, ऑल होगा। ठीक है ना। अगर मैं सम कहता हूं इसका मतलब यह होता है कि एक और कॉन्टिनेंट जरूर होगा, सम का मतलब यही है ना। अगर मैं ऑल कह देता हूं इसका मतलब क्या है कि केवल एक ही कॉन्टिनेंट होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो, जो कि बात सही है। तो आपका पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत है, इसलिए आपका आंसर है ए 1 एंड 3, ना कि डी। क्लियर बात है। यह सवाल दिया गया आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी से, फिजिकल ज्योग्राफी। अगला सवाल सेम इसी पर है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर सवाल है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट
रिलेटिव टू ओशियन फ्लोर। क्या बात सही है? पहला स्लाइड याद करो, मैंने क्या बताया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो कॉन्टिनेंट है इसका मूवमेंट देखते हैं रिलेटिव टू अदर कॉन्टिनेंट एंड नॉट द ओशियन फ्लोर। रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट, रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट। तो आपका पहला गलत हो गया। ये जो सवाल है ये सिखाएगा आपको कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे ये टेक्निक सीखनी है। जैसे ही आपने पहला एलिमिनेट किया, आपने यहाँ पर ए काट दिया, आपने यहाँ पर जो सी है, डी है, ये काट दिया, आपका आंसर आराम से आ गया 2 और 3। 2 और 3 मैंने पढ़ा भी नहीं और मुझे मेरा आंसर मिल गया, क्योंकि मेरा पहला गलत है। ग्रेविटी, बायनेंसी, टाइडल करंट, यही हैं जो मेन फैक्टर थे। मेरा दूसरा सही है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। पहला क्रिटिसिज्म क्या था इसका कि भारत का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा साउथ में दिखा दिया गया, यह भी एक क्रिटिसिज्म है उसमें। तो आपका तीसरा अगर आपको पता नहीं भी होता, ध्यान सुनिएगा, थर्ड आपको पता नहीं भी होता तब भी आप इसका आंसर निकाल चुके थे बिना जाने हुए ही, क्योंकि पहला गलत है तो मेरा आंसर आराम से बी आ गया। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन को चेंज कर दूँ, थोड़ा सा उबड़ खबड़ कर दूँ, तो बहुत चक्कर में फंस जाएंगे आप, ठीक है ना। चलिए, ये बातें हो गई। तो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ लिया। अब बारी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। जो आपका थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, उसके पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या होता है, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। मैंने बताया था ना कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी के जरिए हम लोग प्रूव करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और सी फ्लोर को स्प्रेड हो रहा है वो दिखा करके हम प्रूव कर देंगे कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट मूव करता है, ठीक है ना। चलिए, आर्थर होम्स एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1930 के दशक में बताया कि धरती के भीतर कन्वेक्शन करंट चलते रहते हैं। कन्वेक्शन करंट होता क्या है सर? देखो, पृथ्वी में 3 लेयर हैं मेनली, आपको पहले मैंने बताया था। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। तो मेटल का जो अपर पोर्शन है वो आपका होता है प्लास्टिक स्टेट में। हमारे यहाँ जो प्लास्टिक होती है ना, मग, बाल्टी, अगर आप उसको थोड़ा सा गर्म कर दें या फिर थोड़ा सा गला दें तो बहुत मुलायम मुलायम हो जाता है, उस स्टेट में रहता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका पूरा रॉक नीचे पिघला हुआ है वो एक्चुअली पानी की तरह घूमता रहता है। पानी जब गर्म करेंगे ना आप, तो देखते हैं कि ठंडा पानी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है भारी होने के कारण, और जो तली के नीचे जो आपका गर्म पानी था वो गर्म होकर कहाँ आता है? ऊपर की ओर। क्यों सर? क्योंकि गर्म हो गया, हल्का हो गया वो पहले से, अब तो ऊपर चला गया। सेम कारण यहाँ पर भी होता है। जो रॉक होते हैं मेल्टेड, वो इस तरह से अंदर घूमते रहते हैं, सर्किल में आपको मूव करते रहते हैं, एक करंट बनाते हैं। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट बनता क्यों है सर? तो ये बनता है धरती के भीतर जो गर्मी होती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऊष्मा छोड़ते हैं, जैसे कि यूरेनियम है। यूरेनियम का जब विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, तो जब होता है तो क्या होता है? यूरेनियम का जो एटम है वो टूट करके 2 छोटे छोटे एटम में बंटता है। तो इस रिएक्शन में ढेर सारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ऊष्मा रिलीज होती है। सेम काम धरती के भीतर होता रहता है। अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट अलग अलग जो ऊर्जा है उसको रिलीज करते रहते हैं, अंदर पिघलता है, और इस तरह का जो कन्वेक्शन करंट है वो पैदा होता है, ठीक है। ये जो हीट है ये स्केप होना चाहता है, और इसके कारण से कन्वेक्शन करंट पैदा होती हैं। जहां पर ये करंट ऊपर उठे, ध्यान सुनिएगा, जहां पर ये करंट ऊपर उठना चाहेगा तो वहां पर डाइवर्ज होगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि दोबारा बनाया जा सके। यहाँ पे ध्यान सुनना, देखो यहाँ पर जो करंट है वो आपस में
मिल रहा है और ऊपर जा करके उठ रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो प्लेट होगा वो इस तरह जाएगा, है ना, ये जो प्लेट होगा वो इस तरह जाएगा। ये प्लेट यहाँ तक ही है, ठीक है ना, ये प्लेट यहाँ तक ही है, क्लियर बात है। तो प्लेट को एक दूसरे से मूव कर रहा है दूर, कहाँ पर, जहाँ पर ये कन्वेक्शन करंट ऊपर की ओर जाता है। तो जो राइजिंग लिम्ब है करंट का, करंट अगर राइज करेगा तो वहाँ पर डाइवर्जेंस होगा, लिथोस्फेरिक प्लेट का डाइवर्जेंस होगा और वहाँ पर ओशियनिक रिज बनेंगे। मिड ओशियनिक रिज यहीं पर बनता है, मोर मिड ओशियनिक रिज यहीं पर बनता है। सर अगर आगे जा करके गिरेगा भी तो ये जो करंट है क्या होगा, जा करके गिरेगा, तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे ये प्लेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और इस कन्वर्जेंस के कारण अलग अलग तरह के जो फीचर है वो पैदा होता है। यहाँ पर आपको ट्रेंच मिलेगा। अगर कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट टकरा रहा है तो उसको कहते हैं कि वहाँ पर ट्रेंच बनेगा। सर अगर कॉन्टिनेंट प्लेट टकराए तो क्या बनेगा, हिमालय बन जाएगा। यूरेशियन प्लेट और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट है वो टकराया तो क्या बन गया, हिमालय बन गया। अभी मैंने बताया आपको मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हो गई बातें कि कन्वेक्शन करंट अगर उठे तो क्या बनेगा, गिरे तो क्या बनेगा। अगर उठेगा तो डाइवर्जेंस होगा, अगर करंट गिरेगा तो आपका कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ लिया आपने कन्वेक्शन करंट क्या होता है। अब समझेंगे आप पैलियोमैग्नेटिज्म थ्योरी, क्लियर बात। तो ये जो आपका थ्योरी है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगली क्लास में हम लोग आपको पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और फिर पढ़ाऊंगा आपको मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी और आपको मैं सवाल तो कराते ही रहते हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए ये कुछ जनरल क्वेश्चन हैं जो आपके ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सवाल इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताया है मैंने एक क्लाइमेटिक टाइप के बारे में। यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम होता है। सर एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक्सट्रीम होने का मतलब ये है कि गर्मी पड़ती है तो खूब गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ता है तो खूब ठंड पड़ता है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। रेनफॉल बहुत ही साधारण होता है, बहुत ही कम होता है और वहाँ पर नोमैडिक हर्डर पाए जाते हैं, मतलब जो घुमंतू लोग होते हैं ना, चरवाहे, घुमंतू चरवाहे जो पशु लेकर घूमते रहते हैं जहाँ तहाँ, उसको कहते हैं नोमैडिक हर्डर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलती हैं? अफ्रीकन सवाना में, सेंट्रल एशियन स्टेपी में, नॉर्थ अमेरिकन प्रेयरी में, साइबेरियन टुंड्रा में। तो ध्यान सुनिएगा, क्लाइमेट एक्सट्रीम और रेनफॉल स्कैंटी और नोमैडिक हर्डर, ये तीनों चीज़ें हमको एक साथ सेंट्रल एशियन स्टेपी में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है सर? सेंट्रल एशियन स्टेपी में। घास के मैदान होते हैं, ये ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, क्लियर बात है। सर ए, सी और डी में देखने को नहीं मिलता क्या? ध्यान सुनिएगा, जो साइबेरियन टुंड्रा होता है वहाँ पर नोमैडिक हर्डर नहीं पाए जाते, वहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग होती है। क्या होता है? हंटिंग गैदरिंग होती है। वहाँ पर साइबेरियन टुंड्रा में घास के मैदान नहीं मिलते, इसी कारण से वहाँ पर चरवाहे कहाँ से होंगे? तो आपका डी कट गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे। जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी है वहाँ पर रेनफॉल तो कम होता है, क्लाइमेट एक्सट्रीम है, मगर फिर भी वहाँ पर जो ये नोमैडिज्म है वो उतना नहीं पाया जाता, ठीक है, समझ गए बात। इसी कारण से आपका ए और सी नहीं है, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह का हम देखते हैं स्टेपी। स्टेपी का जो क्लाइमेट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। क्या करना है? नोट्स बनाना है। ऐसे लिखो, स्टेपी
क्लाइमेट लिख करके यहाँ पर लिखो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है ना, ड्राई होता है, ग्रास प्लेन होते हैं, लिखते जाओ दाना ऐसे करके, ठीक है। कहाँ मिलता है सर? ट्रॉपिक्स और पोल के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। समर काफ़ी गर्म होता है, विंटर काफ़ी ठंडा होता है, 25 से 50 सेंटीमीटर तक का जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो नोमैड है, घुमंतु है, वो कहलाते हैं किर्गिज, कजाक और कालमुख। आपने देखा होगा कई बार कि अपने हाथों पर बाज लिए हुए होते हैं सेंट्रल एशियन लोग, जो कि देखा होगा ना बाज वगैरह, मूवी में देखा होगा आपने कई बार। मोदी जी गए थे मंगोलिया एक बार, ठीक है ना। चलो अगला, भारत को अलग अलग लैंडस्लाइड जोन में डिवाइड किया गया। ध्यान सुनना, अर्थक्वेक जोन अलग है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये लैंडस्लाइड जोन है, लैंडस्लाइड वनरेबिलिटी जोन है। Which of the following region are classified under very high vulnerability zone? सबसे ज्यादा वनरेबल कौन सा है? हिमालयन स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार और जो हिमालय के जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल में आते हैं। ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, तो आपका पहला जो है वो सही है, अंडमान निकोबार आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से, हाई वनरेबिलिटी जोन में आपका हिमालय वाले राज्य मैंने बताया, अंडमान निकोबार आता है, और वेस्टर्न घाट के वो एरिया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल, कौन सा एरिया? वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट का ये जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये रेन शैडो रीजन है, रेन शैडो रीजन। क्यों है सर? क्योंकि बारिश यहीं पर हो जाती है, बारिश यहीं हो गई, यहाँ पर मतलब पहाड़ ऐसे है ना, बारिश यहीं पर हो गई, नीचे जब उतरता है हवाएं तो उसके पास उतना नमी नहीं हो पाता कि वो बारिश करा पाए। क्लियर बात है। हाई वनरेबिलिटी जोन में सभी हिमालयन राज्य आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य आएंगे आसाम को छोड़ करके, ठीक है। लद्दाख, स्पीति, हिमाचल प्रदेश वाला, ये सब आपके मॉडरेट टू लो वनरेबिलिटी जोन में आते हैं। जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो रेन शैडो एरिया है, दक्कन का पठार है, ये सब काफ़ी स्टेबल है, इसी कारण से वो लो वाले में आता है। जैसे कि देखो यहाँ पर डेक्कन प्लेटू, लद्दाख, रेन शैडो एरिया, ये तीनों के तीनों किस में आएगा? आपका मॉडरेट टू लो वनरेबिलिटी जोन में आएगा। क्लियर बात है? ठीक है, आगे आ जाओ। मसाई और हौसा ट्राइब, मसाई और जो हौसा ट्राइब है वो कौन से क्लाइमेटिक रीजन से संबंधित है? ध्यान सुनिएगा, ये जो ट्राइब्स हैं ना, ये करंट अफेयर में आए हुए हैं, इसीलिए हम आपको इनके बारे में पढ़ा रहे हैं। इनके सवाल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं प्रीलिम्स में। स्टेपी क्लाइमेट, सूडान क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, हॉट डिजर्ट क्लाइमेट। अच्छा बताइएगा, लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, पश्मीना जो ऊन होता है वो वही लोग निकालते हैं, तो उस जनजाति का नाम क्या है आपको ये बताना है। लद्दाख में वो जनजाति पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर मसाई और हौसा जो है वो पाया जाता है आपको सूडान क्लाइमेट में, इस तरह के लोग होते हैं वो। आपका बी जो आंसर है वो सही है। क्लियर बात? बी आपका सही आंसर है। अगला सवाल, डिफरेंशिएशन, डीगैसिंग, सोलर विंड, फोटोसिंथेसिस, ये जो आपके फिनोमिना है वो संबंधित हैं, इनमें से कौन सा फिनोमिना संबंधित है हमारे एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन से? हमारे एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन से। डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप एक काम करना, आप एक थाली में मिट्टी जो होती है ना उसको पूरा चूर करके रख देना और मिट्टी को ऐसे हिलाना। क्या होता है, जो मोटे कण होते हैं वो ऊपर आ जाता है, जो भारी कण होते हैं वो जाकर के नीचे बैठ जाता है। तो इस डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग परतों में बंटने की प्रक्रिया डिफरेंशिएशन कहलाती है।
हमारा जो पृथ्वी है ना वो क्रस्ट, मेटल, कोर, इन तीनों लेयर में डिफरेंशिएशन के कारण ही बटा हुआ है। ठीक है। डिगैसिंग क्या होता है? डिगैसिंग का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जब बन रहा था, पृथ्वी पहले लिक्विड फॉर्म में था, धीरे धीरे सोलिडिफाई हुआ, तो पृथ्वी के भीतर जो गैसेस थी वो धीरे धीरे जब रिलीज हुई अंदर से, जब पृथ्वी ने डकार मारा, तो उसको हम कहते हैं डिगैसिंग। सोलर विंड जो होता है वो सूर्य का विंड होता है। सूर्य की जो विंड होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको प्रभाव पहुंचाती हैं, उसको उड़ाने की कोशिश करती हैं। इसी का देखो, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन सब पर हमको एटमॉस्फेयर देखने को क्यों नहीं मिलता? ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक हैं, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है, इसी कारण से वो अपने बाहर का एटमॉस्फेयर को पकड़ के नहीं रख पाया और उनका एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया। फोटोसिंथेसिस ये जो है ये भी आपको ऑक्सीजन रिलीज करता है, CO2 कंज्यूम करता है। तो आप खुद बताइए कि इन चारों में से कौन कौन फिनोमिना एटमॉस्फेयर को प्रभावित करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, इसका एवोल्यूशन है, उसको प्रभावित करेगा। 1 2 3 4 में क्या आंसर सही है आपको ये बताना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या हम डिस्कस करेंगे अपने इसको अगले वीडियो में। ठीक है ना। देखते हैं कौन सही बता पाता है। जो पूरा प्लेलिस्ट है हमारा इस वीडियो का वो पड़ा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिंक को क्लिक कीजिए। मेरे सारे वीडियोस ज्योग्राफी के आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।